नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समाजशास्त्र की पुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का अध्ययन कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम एक नया अध्याय भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ देख रहे हैं। इस अध्याय से संबंधित 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का तीसरा पार्ट देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा संविधान में पंचायती राज शामिल करने के विषय में विचारों का वर्णन करें। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था शामिल करने के संबंध में अंबेडकर जी और गांधी जी के विचारों में क्या विचार हैं उनके, क्या उनमें कोई मतभेद है या सहमति है। ठीक है, तो देखते हैं। तो विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा लोकतांत्रिकरण विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना की गई। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था क्यों लाई गई? ताकि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो सके, यानी कि शासन प्रणाली में का विकेंद्रीकरण हो सके। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में या एक संस्था के हाथों में न केंद्रित हो, बल्कि इसका विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न व्यक्तियों, विभिन्न स्तरों पर विद्यमान हो। ठीक है, इसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था इसीलिए अपनाई गई और पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के बाद शासन प्रणाली त्रिस्तरीय हो गई। ठीक है, शासन 3 स्तरों पर होने लगा, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। ठीक है, तो इसे भारतीय संविधान में शामिल करने के विषय में महात्मा गांधी और अंबेडकर के विचारों में मतभेद देखा जा सकता है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। दोनों में क्या है, अंतर है। अंबेडकर जी का पहले देखते हैं। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि ग्रामीण भारत में बड़े स्तर पर विद्यमान जाति व्यवस्था की नकारात्मक प्रवृत्ति, ठीक है, अंबेडकर जी कहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर क्या है, जाति व्यवस्था है। ठीक है, उसका नकारात्मक प्रवृत्ति है। क्या नकारात्मक प्रवृत्ति है? ठीक है, कि जो उच्च कुलीन वर्ग हैं वे निम्न कुलीन वर्गों से छुआछूत भेदभाव रखते हैं, तो इसलिए उनका विकास नहीं करेंगे बल्कि उनका शोषण करेंगे। इसलिए स्थानीय स्तर पर शासन नहीं होना चाहिए। ये अंबेडकर जी का विचार है। देखते हैं क्या है। तो अंबेडकर ग्रामीण भारत में बड़े स्तर पर विद्यमान जाति व्यवस्था की नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण स्थानीय शासन के निकायों को आपत्तिजनक मानते हैं। ठीक है, उनके अनुसार स्थानीय कुलीन और उच्च जाति के लोग, ठीक है, जो स्थानीय स्तर के जो कुलीन और उच्च जाति के लोग हैं, सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा भारतीय समाज के पद दलित लोगों का निरंतर शोषण। तो ये कहते हैं कि जो स्थानीय शासन अगर लाया गया तो जो वहाँ कुलीन और उच्च जाति के लोग हैं, ठीक है, वे तो सुरक्षित घेरे में है, वे पहले से ही क्या है, मजबूत स्थिति में, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत है। अब वही शासन में आएंगे, ऐसे में क्या होगा, जो पद दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, है ना, निम्न जाति के लोग हैं, उनका निरंतर शोषण होगा। इसलिए स्थानीय शासन को वह आपत्तिजनक मानते हुए नकार देते हैं, कहते हैं वे स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी के अनुसार कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने एवं आर्थिक राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा स्थानीय शासन को अनिवार्य बनाने के पक्षधर थे। तो वे क्या चाहते थे? गांव को आत्मनिर्भर बने, आर्थिक राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, इसलिए स्थानीय शासन को अनिवार्य मानते थे। गांधी जी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण के कारगर साधन है। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, गांव का आत्मनिर्भर बनाना है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी होगी, इनको मजबूत बनाना होगा। ऐसा गांधी जी का विचार है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अंबेडकर जी और गांधी जी के विचारों में अंतर देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक, की स्थापना से संबंधित। तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था शामिल करने का क्या महत्व है, उनकी शक्तियों और उत्तरदायित्वों का वर्णन करो। यानी जब पंचायती राज व्यवस्था संविधान में शामिल की गई तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इन पंचायतों को जो शक्तियाँ और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं उनको ही बताना है। तो देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप प्रदान किया गया है।
मतलब संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज प्रणाली को संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और इससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया गया। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। जब संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल कर लिया गया तो इससे क्या होगा, इसमें लोकतंत्र को अधिक समावेशी एवं प्रतिनिधित्व पूर्ण बनाया इसने। ठीक है, इसने क्या किया, लोकतंत्र को अधिक समावेशी एवं प्रतिनिधित्व पूर्ण बनाया। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र में अब विभिन्न वर्ग, विभिन्न क्षेत्र भी शामिल हो गए, आम जनता भी शामिल हो गई शासन प्रणाली में। तो अब ये क्या हो गया, ज़्यादा समावेशी हो गया, प्रतिनिधित्व पूर्ण हो गया ज़्यादा। अब डायरेक्ट गांव का व्यक्ति शासन प्रणाली में आ गया है ना, प्रधान बन गया। विकास प्रक्रिया में कमज़ोर वर्ग को जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था ने समावेशी विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो या इसने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था ने विकास प्रक्रिया में कमज़ोर वर्ग को जोड़ा। इससे क्या हुआ, समावेशी विकास सुनिश्चित हुआ, यानी सभी को मिलाकर विकास सुनिश्चित हुआ। वर्तमान में इसे सामाजिक न्याय के उपकरण के रूप में भी देखा जा रहा है। यह एक मूक क्रांति, ठीक है, साइलेंट रेवोल्यूशन लेकर आया है, जिसने ग्रामीण शक्ति संरचना में बदलाव कर दिया है। मतलब क्या है इसका, जब पंचायती राज व्यवस्था आई तो सामाजिक न्याय के उपकरण के रूप में इसने काम किया। कैसे, क्योंकि यह बदलाव ला रहा है, ग्रामीण स्तर पर बदलाव ला रहा है। जो शक्ति संरचना थी उसमें चेंज आ रहा है। पहले शासन सत्ता किसके पास होता था, मेनली उच्च वर्गों के पास होता था, अब निम्न वर्गों के पास भी आने लग गया। पंचायती राज व्यवस्था लैंगिक न्याय का एक बड़ा उपकरण बन चुका है। तो ये लैंगिक न्याय भी सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि महिलाओं को भी इसमें शासन में शामिल किया जा रहा है। यह महिलाओं की स्वतंत्र पहचान सुनिश्चित कर रहा है तथा पितृसत्तात्मक मानसिकता में बदलाव ला रहा है। ठीक है, जो पितृसत्तात्मक मानसिकता थी कि शासन सिर्फ पुरुष वर्ग करेगा, ठीक है, उसमें भी बदलाव आ रहा है और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिल रही है। इससे महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में समानता सुनिश्चित हो रही है तथा महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था, इसीलिए इसका महत्व है। इसके द्वारा अनुसूचित जनजातियों का उत्थान भी हो रहा है। जो SC ST हैं उनका विकास हो रहा है, उनका उत्थान हो रहा है, सामाजिक आर्थिक, ठीक है, सभी क्षेत्रों में इसका विकास हो रहा है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पंचायतें क्या कर रही हैं, ग्राम का विकास कर रही हैं, समावेशी विकास कर रही हैं, उनको सुदृढ़ कर रही हैं। ठीक है, तो इससे ग्रामीण क्या हो रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है। तो जो ग्राम और शहर का अंतर है ये मिट रहा है। तो इस तरह से हमने पंचायतों का महत्व देख लिया। अब पंचायतों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व की बात करते हैं। तो पंचायतें क्या करेंगी, क्या उनको पावर दी गई है। तो पंचायतों का काम होगा कि आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके विकास के लिए क्या करेंगी, योजनाएं बनाएंगी और कार्यक्रम बनाएंगी। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगी। शुल्क, यात्री कर, जुर्माना आदि कर लगाना, ठीक है, वह एकत्र करना इनका काम है। सरकारी उत्तरदायित्व के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना भी इनका कार्य है। ठीक है, उपर्युक्त शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज व्यवस्था विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक विकासात्मक कार्य संपन्न करती है। जैसे कि क्या आर्थिक विकासात्मक कार्य करती है, कुटीर उद्योगों का विकास करने में सहयोग देती है, छोटे सिंचाई कार्यों की देखभाल करती है। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ही सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं, एकीकृत विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना, इन सब का संचालन भी पंचायतें ही करती हैं। ठीक है, ठीक, अंतिम प्रश्न देखते हैं। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने किस प्रकार ग्रामीण लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य किया है। तो ठीक है, तो यहाँ 73वें और 74वें संविधान संशोधन का मतलब है जो स्थानीय निकाय स्थापित किए गए हैं उन्होंने कैसे ग्रामीण लोगों की आवाज़ उठाई। ठीक है, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्रमशः पंचायती राज व्यवस्था, यानी 73वें के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, कहने का मतलब है 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिकता प्रदान की गई। इनके द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई। ठीक है, जो ग्रामीणों की आवाज़ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, 3 स्तर पर प्रणाली, जिला स्तर, मध्यवर्ती और ग्राम स्तर पर। ठीक है, इन्होंने किस प्रकार ग्रामीणों की आवाज़ उठाई देखते हैं। ये संस्थाएं निर्बल लोगों को एक मंच उपलब्ध कराती हैं तथा उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भूमिका सुनिश्चित करती हैं।
ठीक है, ये संस्थाएं क्या कर रही हैं, एक मंच प्रदान कर रही हैं, किसको, गरीब लोग, निर्बल लोग, असहाय लोग, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, ठीक है, और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल कर रही हैं। ये संस्थाएं निर्बल लोगों का राजनीतिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित कर रही हैं, ठीक है, राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रही हैं। समाज के उपेक्षित वर्ग जैसे कि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इसके माध्यम से आरक्षण सुनिश्चित किया गया, जिससे उनमें विश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि हुई, वे स्वयं की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित कर सके, है ना। तो क्या हुआ कि समाज के जितने भी उपेक्षित वर्ग हैं, चाहे महिला हो, एससी हो, एसटी हो, है ना, उनके लिए आरक्षण इसकी व्यवस्था की गई। इससे क्या हुआ कि वे शासन प्रणाली में शामिल हुए, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ा, आत्मसम्मान की वृद्धि हुई, और वे अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाना चालू कर दिए, ठीक है। इनके माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब पंचायतों के द्वारा या नगर निकायों के द्वारा जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं उनका अंकेक्षण करना, उनको ऑडिट करना, किसके द्वारा, आम जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा। ऑडिट करने का मतलब देखना, लेखा जोखा देखना उनका कि क्या विकास किया गया, कितना पैसा आया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ कि स्थानीय विकास सुनिश्चित हुआ, है ना, पैसा कि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल कर सकी है, ठीक है। स्थानीय स्तर पर सामान्य जन के द्वारा सूचना के अधिकार का प्रयोग भी एक तरीके से सुनिश्चित हो गया, है ना, हमें जानने का अधिकार है, उसका पंचायतों ने सुनिश्चित कर दिए। इस तरह से हम देखते हैं कि स्थानीय निकायों ने आम जन का, यानी कि जो गरीब लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाने का कार्य किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पंचायतों से संबंधित सारे प्रश्न देख लिए, ठीक। तो आप लोग इन सब वीडियो को बार बार देखकर इन प्रश्नों का अभ्यास करें ताकि अच्छे से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।